हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट करने वाले। इसमें आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास किस तरीके से हुआ उससे रिलेटेड एमसीक्यू, इससे रिलेटेड पहले फैक्ट पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो, मैं शॉर्ट्स में बता दे रही हूँ ये क्या क्या है उसमें, उसके बाद उससे रिलेटेड हम 50 क्वेश्चन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस कराई जाती है। काफ़ी सारे क्लासेस मैंने ले रखा, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हो। मैं यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करा रही हूँ, 2 सब्जेक्ट का, हिस्ट्री और पॉलिटिकल का। साथ ही साथ मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल साइंस की भी क्लासेस लेके आती हूँ। तो ठीक है, स्टार्ट करें। और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन काफ़ी मिलता है फ्रेंड्स। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1780 में वॉरेन हेस्टी ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। ठीक, सबसे पहले मदरसा की स्थापना किसने किया है? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, कब? 1780 में। आगे इसके प्रमुख थे नाजिन मौलवी मुइजुद्दीन थे। ठीक है, इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। इसके स्नातक ब्रिटिश राज में दुभाषीय के रूप में सहायता करते। ठीक है, फिर ये देखो, 1791 बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंस में जोना डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया था। पहले याद रखना क्या, सबसे पहले 1780 फॉरेन हेस्टी ने कलकत्ता में मदरसा खुलवाया था, और 1791 में जॉन डंकर ने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खुलवाया था, हिंदू धर्मों के साहित्य और कानून के अध्ययन के लिए। आगे है, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। वॉरेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता, हाँ ये भी, चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद कराया, जिसका प्रस्ताव स्वयं वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा। प्रस्तावना, विल्किंसन ने फारसी तथा बंगाल मुद्रा के लिए ढलाई अक्षरों का आविष्कार किया। हॉलडेल ने 1778 में बंगाल व्याकरण, अ ग्रामर ऑफ द बंगाल लैंग्वेज प्रकाशित किया। सर विलियम जोन्स ने वॉरेन हेस्टी के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त किया। इसकी प्रेरणा से, ये वाला काफी बार आता है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, इस संस्था में एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत के को प्रकाशन में लाने का कार्य किया गया। इसी क्रम में उन्होंने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। आगे है, 1854 के पश्चात शिक्षा के में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की, जिसे हंटर आयोग बोलते हैं। 1882 वो मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है आपका। प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर जोर दिया जाना था। आगे है, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी। पूछ सकता, रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना कब? 1905 में। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापना करने का फैसला किया। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, ठीक है, एक मिनट, तो सॉरी, हाँ क्या हो गया, आगे है क्या, प्रतिवर्ष 1 लाख, 1813 का जो एक्ट आया था 1813 में, उसमें 1 लाख शिक्षा के लिए दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, ठीक है, आगे है, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की। सैडलर आयोग से संबंधित
वर्ष 1917 में सैडलर आयोग कब आया? 1917 में। ये याद रखना, सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं का अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया। डॉक्टर M.E. सैडलर। अगर आप यूजीसी नेट देते होगे तो उसमें भी आपको पेपर फर्स्ट में ये सब पढ़ना है, जो भारतीय शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ वो सब पढ़ना है। आगे है, लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग के सदस्य दो भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद भी थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर रिपोर्ट देने को कहा गया। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषाई संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग को छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचे। आगे भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से पड़ी है। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 को प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1828 का काल था, शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा इसे ही। वुड डिस्पैच 1854 में आया। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय, ये भी पूछा जाता है। 3 विश्वविद्यालय कौन? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। 1857 में की गई। डॉक्टर D कार्वे के प्रयत्न से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, हाँ ये पूछा गया है कि महिला विश्वविद्यालय का किसने? तो D कार्वे ने। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 में उन्होंने पुणे में विधवा गृह की स्थापना की। उन्होंने ब्राह्मणी विधवाओं से विवाह किया। 1858 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, न्यू इंग्लिश स्कूल का आरंभ 1880 के साथ पुणे में की गई तथा 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में V.K. चिपलूकर, V.G. तिलक, गोपाल गणेश आगरकर एवं M.B. नाम जोशी प्रमुख थे। राजा राम मोहन रॉय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक विचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में उन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में। अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में। अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल वकालत की। उन्होंने 1916 में बनारस, जिसको BHU बोलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1919 से 1939 तक इसके कुलपति बने रहे। उन्होंने हिंदुस्तान दी
इंडियन यूनियन अभ्युदय तथा मर्यादा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। कौन? मदन मोहन मालवीय ने। अब हम इससे रिलेटेड जितने भी जितने भी सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आ गया है वो मैं आपको कराने वाली हूँ, और इसके बाद जो टीचिंग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वो भी करा दूंगी। ठीक है, और अब मैं एक और सीरीज स्टार्ट करना चाह रही हूँ, अगर आप लोग बोलोगे तो आप कमेंट करना। लूसेंट से मैं जितना भी है उससे मॉडर्न और मिडिएवल, लूसेंट से पूरा हिस्ट्री कराने का सोच रखा है, और पॉलिटिकल साइंस। अगर आप कमेंट करो अगर आपको चाहिए तो वो भी सीरीज में लेके आऊँगी, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आगे पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पे, अभी हमने ऊपर पढ़ चुके, कलकत्ता में। ये यूपी पीसीएस 2006 में आया हुआ है, और भी कई एग्जामों में आया हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? देखो कितनी बार आया हुआ है, सर विलियम जोन्स। ठीक है, राजस्थान में आया हुआ है, यूपी पीसीएस में आया हुआ, छत्तीसगढ़ में आया है यूपी पीसीएस में। बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथ डंकन ने। ऑप्शन ए था सही है, जोनाथ डंकन। अगला है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी, और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। कारण बोल रहा, वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी एवं अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो इसका है आपका बोथ करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये आपको 2019 में आया है यूपी पीसीएस में। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। आगे है, निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विल्किंसन। निम्नलिखित में से किसने कालिदास के प्रसिद्ध रचना शकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सर विलियम जोन्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ। पहला है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। बी है भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन करना। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है भारतीय, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम से सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए? तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था। अगला है, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? तो इसमें है आपका ये सहायता अनुदान व्यवस्था, ग्रांट इन एंड की शुरुआत, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश। ये शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी नहीं। ये पहला और दूसरा। अगला है, वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। वुड ने 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा बोल रहा है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। कौन सी है? 18 इसका क्यों? देखो, शिक्षा के विकास का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू हुआ था। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित 1854 में
भारत में भावी शिक्षा एक बृहद योजना तैयार की जिसमें वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। इसमें उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाए, दोनों हो जाएगा ना, ए और सी। ठीक है, इसमें उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दिया गया, परंतु देशी विकास और जोर देते महिला प्रशिक्षित व्यवसाय की आवश्यकता पर बल दिया गया, इसलिए कथन ये और दोनों दोनों सही, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अंग्रेजी पे किया गया था। अगला है वुड, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वुड डिस्पैच किससे संबंधित? शिक्षा से संबंधित है ये तो। अगला है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। तो 1854 के पश्चात, ये 1882 को आया था हंटर आयोग। 1882 को लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में, उस समय अब ये पूछे कौन से थे, तो रिपन थे, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। वो डिस्पैच में क्या बोला था? अंग्रेजी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की बात अभी हमने दो ऑप्शन पढ़े थे। अगला है प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो लॉर्ड रिपन ने 1882 को प्रथम। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 को। ये देखो, ये बीपीएससी 2011 में आया हुआ है, कभी भी पूछ सकता है। फैक्चुअल क्वेश्चन को आप एक जगह जरूर नोट डाउन कर ले, 15 अगस्त 1906 में। आगे एक अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16। सेडलर आयोग संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब किया था? तो 1917 में। अगला 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। ठीक है, तो कौन कौन को शामिल किए थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षणिक सुधार के तहत 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। अगला है लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो अंग्रेजी शिक्षा से, ऑप्शन सी। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गरीबी। भारत में के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, भारत की शैक्षिक नीति फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली? तो ये 1935 के मैकाले स्मरण पत्र से। अगला है निम्नलिखित किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? एक है 1813 का चार्टर्ड एक्ट, ठीक बात है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823, प्राच्य विद आंग्ल विद विवाद। तो इसका सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी के ओरिएंटेशन प्रशिक्षण, ठीक है, ये तो एक बार इसको पढ़ देती हूँ, ठीक हो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को प्रोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 का, तो ये सबको पता है, भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए।
1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति ने 10 यूरोपीय सदस्य शामिल किए। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने के शासनकाल में 7 मार्च 1935 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा माध्यम बनाया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थन का नेतृत्व मुनरो एवं एलिफिंटन, जबकि टी.एच. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। अगला है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई? तो अंग्रेजी शिक्षा हुई थी लॉर्ड बेंटिक के काल में। ये यूपी पीसीएस में 2011 में आया हुआ। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कब हुआ था? तो 1857। किसके सतत प्रयत्न से मुंबई में प्रथम महिला विश्व, ये तो डी कार्वे हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से लगा दिएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अगला, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन किए हैं? तो ये किए हैं आपके तिलक। और इसकी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में हुई थी। अगला है, निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई है? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। देखो ये किए थे राजा राम मोहन रॉय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 उन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेशन कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में, दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हुआ था कलकत्ता में हिंदू कॉलेज। अगला है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना 1875। ये 2016 आरओ में आया हुआ है। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? अभी हमने पढ़ा ऊपर, राजा राम मोहन रॉय। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के निम्नलिखित युग्मों में हमें मैच कर क्या क्या सही है? बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जॉन्स, कलकत्ता मदरसा विलियम हेस्टिंग, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। अगला है, देखो बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथ डंकन, और कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग, फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली, इसलिए उत्तर सिर्फ बी सही था। कौन सुमेलित है ये पूछा जा रहा था। ये यूपीएससी में पूछा हुआ 2018 का क्वेश्चन है। अगला है 33, वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए किया था? तो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहता था। ये 2020 में आया हुआ आईएएस में, यूपीएससी मतलब। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य कथन है आपका, इसकी स्थापना मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषा की शिक्षा देना था। ऑप्शन सिर्फ बी सही होगा। यारो अभी 2021 में जो हुआ था उसमें पूछा गया है। 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की? तो प्रबल रूप से जो वकालत की है वो है हमारे मदन मोहन मालवीय। 2 क्वेश्चन और होगा, 37 क्वेश्चन है इसमें। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 4 फरवरी 1916 में पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग।
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित, किसको सबसे पहले? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU को। ठीक है फ्रेंड्स, आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, इसमें 37 ही क्वेश्चन थे, और भी मैं उससे करा दूंगी जो यूपी TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आए हुए क्वेश्चन वो करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।